टेंसेस, अंग्रेजी का ये एक शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? स्कूल के दिन छठी क्लास से रटना शुरू किया था, है ना? और फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे ही सवाल सामने आता है सब कुछ एकदम ब्लैंक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? शायद इसलिए क्योंकि हम सब ने इसकी जो सबसे जरूरी, जो सबसे बुनियादी चाबी है वही कहीं खो दी है। तो आज हम उसी चाबी को ढूंढेंगे और टेंसेस को एक बिल्कुल बिल्कुल नई ब्लूप्रिंट से समझेंगे। तो सवाल तो यही है कि भाई सालों की पढ़ाई के बाद भी ये टेंसेस एक पहेली क्यों बने हुए हैं? चलिए आज इस पहेली को तोड़ते हैं। एक ऐसा नजरिया देखने वाले हैं जो नियम रटने की जरूरत को कह सकते हैं खत्म ही कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, इसमें हम बात करेंगे उस एक नियम की जो टेंसेस का पूरा गेम ही बदल कर रख देगा। ये वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। एक्शन वर्ड यानी कि क्रिया शब्द, ये है हमारी पहली चाबी। जैसे खेलना, बनाना, सोचना, ये सारे शब्द क्या हैं? ये एक्शन दिखाते हैं। और यहीं पर इसी एक बात में सबसे बड़ा राज छिपा है। देखिए, अंग्रेजी के वो जो 12 टेंसेस है ना, जिनके नियम हम रटते रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तभी लागू होते हैं जब सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड हो। मतलब नो एक्शन तो नो टेंस रूल्स। सिंपल। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है आई एम वेरी हैप्पी टुडे। अच्छा, इसमें क्या कोई काम हो रहा है? नहीं, ये तो बस एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। अब दूसरी तरफ देखिए, आई एम मेकिंग सम नोट्स। यहाँ पर मेकिंग यानी बनाना एक साफ साफ एक्शन है। बस यही वो फर्क है जिससे पकड़ना है। एक तरफ सिर्फ अवस्था, दूसरी तरफ एक्शन। तो सवाल ये है कि जब सेंटेंस में एक्शन ही नहीं है तो फिर हीरो कौन बनेगा? तब एम, इज, आर, हैज, हैव जैसे शब्द जो नॉर्मली साइड किक्स का रोल प्ले करते हैं, वो खुद मेन वर्ब यानी कि फिल्म के हीरो बन जाते हैं। जैसे आई एम हैप्पी में असली स्टार एम ही है। लेकिन जैसे ही कोई एक्शन वर्ड, मान लीजिए मेकिंग, सीन में एंट्री लेता है तो वही असली मेन वर्ब बन जाता है। तब बेचारे एम, इज, आर वापस अपनी सपोर्टिंग रोल में चले जाते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब्स बन जाते हैं। आई एम मेकिंग नोट्स में असली एक्शन मेकिंग है, एम तो बस हेल्पर है। तो सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात क्या याद रखनी है? टेंस के 12 नियम सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ड वाले सेंटेंस का ही खेल है, बस। ठीक है, तो अब एक्शन वर्ड की पहचान तो हो गई। अब चलिए सेंटेंस की बनावट को समझते हैं। देखिए, अंग्रेजी के हर सेंटेंस का एक सीक्रेट मैप होता है, एक ऐसा फॉर्मूला जो कभी नहीं बदलता, और इसे हम कहेंगे यूनिवर्सल सेंटेंस मैप, SVOPT। तो ये SVOPT आखिर है क्या? S मतलब सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, V मतलब वर्ब यानी कि काम, O यानी ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, P यानी प्लेस, कहाँ, और T यानी टाइम, कब। आप समझ लीजिए ये अंग्रेजी का GPS है। सेंटेंस हमेशा इसी रास्ते से बनेगा। और ये इतना जरूरी क्यों है? जरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के उन जम्बल्ड सेंटेंस वाले सवालों के बारे में सोचिए। अगर SVOPT का ये सीक्वेंस पता होना तो वो सवाल एक पहेली नहीं बल्कि बोनस मार्क्स बन जाएंगे। ये एक तरह की सीक्रेट की है। तो अब हमारे पास ये, हमारी YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैप तो आ गया है, चलिए इसे असल में इस्तेमाल करके देखते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं और उसे एक जासूस की तरह SVOPT के अलग अलग हिस्सों में तोड़ते हैं। तो हमारी केस स्टडी है ये सेंटेंस, दे प्ले क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड एवरी संडे। चलिए अब इसमें SVOP और T, इन सबको ढूंढ निकालते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसको ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या है? सीधे वर्ब से सवाल पूछो। हमारे सेंटेंस में वर्ब है प्ले, तो चलो पूछते हैं, हे प्ले कौन खेलता है? और जवाब क्या मिला? दे। तो दे ही हमारा सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये कौन वाले सवाल का सीधा सीधा जवाब है ना? एकदम आसान। बहुत बढ़िया, सब्जेक्ट तो मिल गया। अब बारी है ऑब्जेक्ट की। फिर से वर्ब से ही सवाल करेंगे, लेकिन इस बार पूछेंगे वे क्या खेलते हैं? और जवाब एकदम साफ है, क्रिकेट। तो क्रिकेट हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। देखा, वर्ब से सही सवाल पूछो और वो सारे राज खुद ही उगल देता है। तो ये रही एक तरह की चीट शीट। सब्जेक्ट के लिए पूछना है कौन, ऑब्जेक्ट के लिए क्या, प्लेस के लिए कहाँ और टाइम के लिए कब।
बस ये 4 सवाल और किसी भी सेंटेंस का पूरा एक्सरे हो सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना आ गया, लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऑब्जेक्ट की दुनिया में एक और लेवल है, चलिए जरा उसे भी समझ लेते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो क्या सवाल का जवाब दे और अक्सर कोई चीज होती है, मतलब निर्जीव, जैसे अ स्टोरी। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो किसको का जवाब दे और अक्सर कोई इंसान होता है, यानी सजीव, जैसे मी। तो अगर सेंटेंस है ग्रैंडमदर टोल्ड मी अ स्टोरी, तो इसमें क्या बताया? अ स्टोरी, ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको बताया? मी, ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हाँ, एक बात और, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ही, कभी कभी होता ही नहीं है, जैसे गो या सिट। अब इसमें आप पूछ ही नहीं सकते क्या गया। जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती उन्हें कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो याद रखिए, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब तो जरूरी है, पर बाकी सब ऑप्शनल हो सकता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े खुलासे पर। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, एक्शन वर्ड्स, SVOP, उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि टेंसेस को रटने की जगह एक स्मार्ट तरीके से कैसे मास्टर किया जा सकता है। अंग्रेजी में टोटल 12 टेंसेस। ये नंबर सुनते ही थोड़ा डरावना लगता है ना? ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, 12 अलग अलग फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। और यही है वो ब्लूप्रिंट, वो सबसे बड़ा सीक्रेट। सेंटेंस की जो बेसिक बनावट है, SVOPT, वो कभी नहीं बदलती। चाहे कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, स्ट्रक्चर वही का वही रहता है। बदलता है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज, वर्ब का रूप, बस सिर्फ वर्ब का फॉर्म। तो फिर टेंसेस को मास्टर करने का स्मार्ट तरीका क्या हुआ? ये एक सिंपल सा 4 स्टेप का गेम प्लान है। स्टेप 1, एक्शन वर्ड ढूंढो। स्टेप 2, सेंटेंस को SVOPT में तोड़ो। स्टेप 3, हमेशा याद रखो कि स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ वर्ब का रूप बदलेगा। और स्टेप 4, खास तौर पर एग्जाम्स के लिए, नाउ, यस्टरडे जैसे कीवर्ड्स पर नजर रखो, ये आपके लिए सुराग है। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने है कि स्ट्रक्चर तो फिक्स्ड है और बदलता है सिर्फ वर्ब, तो सोचने वाली बात है, क्या वो 12 टेंसेस अब भी उतने डरावने लगते हैं? शायद अब नहीं।